हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज हम पढ़ेंगे इंडिया की कृषि के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, भारत की जो कृषि है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मानसून का जुआ। कृषि को क्या कहा जाता है? भारत की को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? मान लो अगर बारिश के समय ज़्यादा बरसात आ गई तो हमारी जो कृषि है उसको अच्छे से पानी मिल जाएगा फसलों को, और वो फसलें जो हैं उनकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी और पैदावार भी अधिक होगी। और मान लो अगर अच्छे से बारिश नहीं हुई, मानसून जो है अपने ठीक समय पर नहीं आया, तो क्या होगा? फिर हमारी जो फसलें हैं उनका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में कृषि संबंधी जो क्षेत्र का योगदान है 1950-51 में तो था 53.1%, और 2014 से 15 में जो ये सकल घरेलू उत्पादन हुआ वो हुआ है 17.5%। क्या है? भारत में जो कृषि क्षेत्र से जो भी योगदान मिला है जो 1950-51 में, वो तो था 53%, और 2014 में सकल घरेलू उत्पादन था जो वो था 17.5%। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल हम सबको पता है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, और इसके ऊपर क्या है 40.5% क्या है? ये कृषि कार्य होता है। जो हमारा भारत देश है उसका टोटल जो ये एरिया है, इसके 40.5% एरिया पर क्या किया जाता है? कृषि की जाती है। 40.5% एरिया एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय कृषि का महत्व। भारतीय कृषि का क्या महत्व है भाई? सर्वाधिक जो रोजगार के साधन है ना, वो कृषि से मिल रहे हैं लोगों को। आगे है, उद्योग धंधों के लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलता है? हमें कृषि से मिलता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का भी एक इम्पोर्टेंट साधन है कृषि। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 40.5% जो लैंड है ना, उसके ऊपर कृषि हो रही है। तो काफ़ी लंबा बड़ा एरिया है जिसके ऊपर कृषि की जा रही है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। आगे देखिए, नेक्स्ट है पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन, यानी कि जो फसलें होती हैं उनमें जो पौष्टिक पदार्थ हम उपजा रहे हैं उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन मिलेगा तो उनको क्या है? पौष्टिक तत्व ही तो मिल रहे हैं ना। नेक्स्ट है यातायात संसाधनों का विकास। अगर मान लो भाई कृषि कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? यातायात संसाधनों का विकास भी हो रहा है। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है कि जो भारत में कृषि संबंधी जो क्षेत्र है उसका योगदान 1950-51 में तो 53.1% था, जो कि बढ़ के 2014-15 में सकल घरेलू उत्पादन हो गया 17.5% रह गया था। यानी कि 1950 से 51 तक 53% था, 2014-15 में ये सकल घरेलू उत्पाद था ये 17.5 रह गया था। नेक्स्ट है, हमने ये पढ़ा था सबसे पहला पॉइंट हमारा मानसून का जुआ कहा जाता है हमारी जो भारतीय कृषि है उसको। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके टोटल एरिया पर 40.5% एरिया पर क्या किया जाता है? ये एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर कृषि की जाती है। फिर हमने पढ़ा है विशेषताएं, जिनमें क्या है? कृषि हमें सर्वाधिक रोजगार के साधन देती है, राष्ट्रीय आय का भी एक अच्छा साधन है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करते हैं हम इससे, पौष्टिक भोजन प्राप्त करते हैं, यातायात के संसाधनों का विकास होता है, और क्या है? उद्योग धंधों के लिए जो ये कच्चा माल है वो भी हमें यहीं से कृषि से ही मिल जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत की जो कृषि है उसकी मुख्य विशेषताएं देखिए। उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, पहला है जनसंख्या जो हमारे देश की वो सबसे ज़्यादा निर्भर किस पर है? कृषि पर है भाई। नेक्स्ट है मानसून पर निर्भरता। हाँ भाई, देखो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो हमारी कृषि है इंडिया की वो मानसून का जुआ कहलाती है। क्यों है मानसून पर निर्भरता? क्यों कहलाती है जुआ? क्योंकि अगर मान लो मानसून आएगी तो अच्छी बारिश होगी और अच्छे से फसल होगी। टाइम पे मानसून नहीं आएगी तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी फसलों में, और न ही हमें अधिक मात्रा में जो अन्न है वो मिल पाएगा। फ्रेंड्स आगे देखिए, नेक्स्ट है सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव इसलिए है भाई, मान लो कहीं पे मानसून का क्या है, ये अलग अलग वितरण है हमारे देश में मानसून का, और वहाँ पे अच्छे से मान लो कोई भी हमने ये स्रोत हैं सिंचाई के, कुएं वगैरह नदियाँ वगैरह हैं, ये वहाँ पे नहीं बनाई गई हैं, तो इसीलिए उन क्षेत्रों में क्या होगा? वहाँ पे कृषि भी कम होगी। नेक्स्ट है प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होना। प्रति हेक्टेयर उत्पादन ये तो अब तो है ना, ये बढ़ चुका है फ्रेंड्स। जब से हरित क्रांति आई है तब से प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन हमारा ये बढ़ गया है। पहले ये कम था, बहुत ज़्यादा कम था।
नेक्स्ट है चारा फसलों की कमी। जो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक खेती करने की कोशिश करते हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आ जाए, इसीलिए जो चारा फसलें हैं ना उनको कम उपजाते हैं, क्योंकि उनमें बेनिफिट कम है उनको। नेक्स्ट है कृषि जोतों का छोटा होना। उसके बाद है खाद्यान्नों की प्रधानता। खाद्यान्नों की प्रधानता भी हमारी भारतीय कृषि की एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है फसलों की विविधता। हमारी भारतीय कृषि में भी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। देखो उत्तरी भारत में अलग प्रकार की उगाते हैं, उधर चले जाएंगे हम दक्षिण की ओर, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की पाएंगे। कहीं पे क्या है बाजरा वगैरह ग्वार वगैरह ये ज़्यादा होता है राजस्थान की साइड, और हमारे पंजाब हरियाणा की तरफ गेहूँ और जो ये धान की खेती ये अधिक की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय कृषि की मुख्य जो समस्याएं हैं, समस्याएं कौन सी आती है अब हम जो कृषि करते हैं उनमें। फर्स्ट है भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार। जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पहुंच चुका है, हम पॉपुलेशन के नंबर में हमारा देश है, तो क्या है ये जनसंख्या बढ़ती है तो भूमि पर क्या होगा, खाने वालों की ज़रूरत के लिए हमें भोजन भी ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा, यानी कि फसल ज़्यादा उपजानी पड़ेगी। फसल ज़्यादा उपजाएंगे तो जनसंख्या का भार ये है बढ़ रहा है भूमि पर। नेक्स्ट है भूमि का असंतुलित वितरण। हाँ भाई भूमि का असंतुलित वितरण भी है। कैसे, किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, इस तरह से ये वितरण भी बहुत ही असंतुलित है। नेक्स्ट है कृषि की न्यून उत्पादकता। अगर मान लो उत्पादकता कम होगी तो ये भी तो एक समस्या है ना। नेक्स्ट है मौसम की मार। वही मानसून मान लो टाइम पर ना आए तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी, फसल खराब हो जाएगी। ओलावृष्टि होगी तो फसल खराब हो जाएगी। इस तरह से ये है मौसम की मार। नेक्स्ट है किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है कृषि व्यवस्था के रूप में न लेकर जीवन यापन के रूप में लेना। कई लोग आज भी ऐसे हैं जो कि हमारी यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, कृषि को व्यापार की दृष्टि से नहीं देखते, केवल और केवल अपने फसलों के मतलब अपने जीवन यापन के लिए फसलें उगाते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, जैसे देखो लोग क्या करते हैं अपना, भाई 1-2 भैंस है उनके पास, 1-2 की ये ज़मीन है, 1-2 एकड़ ये हो गई ज़मीन हो गई है, तो वो क्या करेंगे अपने लिए ही तो उपजाएंगे ना, उनका खुद का ही काम चलता है। क्योंकि ये छोटे छोटे खेत रह गए, अब लोगों के पास थोड़ी ज़मीन रह गई है। नेक्स्ट है सिंचाई के साधनों का सीमित विकास। सिंचाई के जो साधन हैं उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाया, और जो नदियों से जो नहरें वगैरह निकाली गई हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं निकल पाई हैं अब तक भी कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है ना उनमें अच्छे से पानी पहुंचाया जा सके और कृषि अच्छे से की जा सके। नेक्स्ट है कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। आज भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कृषि को पुराने तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छे से लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है फसल का। नेक्स्ट है उचित विक्रय व्यवस्था का लाभ नहीं मिलना। क्या होता है भाई उचित विक्रय व्यवस्था, मतलब किसान है वो अपनी फसल बेचने जाता है तो बीच में जो बिचौलिए हैं वो उनके लाभ को खा जाते हैं, इस वजह से उनको अच्छे से लाभ नहीं मिल पाता, अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है विभिन्न योजनाओं का सामान्य किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी बहुत सी योजनाएं होती है जिनका आधे तो किसानों को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, आगे देखिए कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में सबसे पहला है फ्रेंड्स निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि में क्या होता है, निर्वहन एवं व्यापारिक कृषि। निर्वहन कृषि में हम क्या करते हैं भाई, परंपरागत रूप से इसमें किसान जो है वो खेती करेंगे पुराने तरीके से, और ये जो किसान है ये अपने स्वयं ही जो बैल वगैरह हैं उनसे खेतों को जोतते हैं, और जो किसान परिवार होता है उसी के सदस्य मिलके सभी अपनी खेती करते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई ज़्यादा रासायनिक वगैरह खाद वगैरह यूज़ करें, वो अपने खुद के ही जो बैलों का गोबर है उसकी खाद बना के, जो पशुओं का गोबर है उससे खाद बनाएंगे और इनमें अपने खेतों में डालेंगे, उसी से ही करते हैं। न तो ये अच्छे खाद बीज का यूज़ करते हैं, न ही ये जो रासायनिक वगैरह होते हैं उर्वरक होते हैं उनका यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं आवश्यकता पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं। देखो आवश्यकता पूर्ति के लिए ये थोड़ी बहुत फसल रख लेते हैं, और किसान जो होता है वो अपनी सोच से थोड़ी आवश्यकता से थोड़ी फसलें उगाएगा, और जो कुछ प्रकृति से मिल जाएगा वो, और इसके साथ साथ वो पशु पाल लेगा। तो क्या करेगा इसमें किसान स्वयं खेती करेगा, बैल से हल जोत के और अपने खेतों को जोतेगा, उन्हीं से ही फसल को बोएगा, और किसान के जो परिवार के व्यक्ति हैं वही खेती करवाएंगे, वही मजदूरी का काम करते हैं। इसमें कोई मजदूर नहीं लगता, ये खुद ही परिवार के लोग इसमें फसल कटाई वगैरह का कार्य करते हैं, और क्या करेंगे जो हमें प्रकृति से इनको मिल जाता है ना उसी से ही अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे जो भी ये खाद्यान्न उगाते हैं ना उनसे
ज़्यादातर को वो खुद ही यूज़ कर लेते हैं, बच जाता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए रख लेते हैं और साथ साथ तो ये पशुपालन भी करते हैं। ये तो थी निर्वहन कृषि। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, देखो 1960 में आई हरित क्रांति। क्या आई 1960 में? हरित क्रांति आई फ्रेंड्स। हरित क्रांति आई तो लोगों को क्या पता चला कि भाई ये अच्छे खाद बीज हैं, इनका यूज़ करो, ये यूज़ करोगे तो ज़्यादा पैदावार होगी और इसकी वजह से आप कुछ बेच भी पाओगे, आपको मुनाफा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निर्वहन जो कृषि है उसको दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है आदिम निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि जो पुराने तरीके से की जाती थी पहले, वो है, इसमें स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि दो तरह की है। तो क्या है जो स्थानांतरित कृषि है, ये तो हमें सबको पता है, कतरन एवं दाव वाली जो कृषि होती थी, जिसमें जो जंगलों को काट दिया जाता था, फिर वहाँ पे कृषि की जाती थी साल 2 साल 3 साल तक, फिर वहाँ पे जो उपजाऊ शक्ति कम होगी तो फिर आगे चले गए और कहीं फिर से ये पेड़ काटेंगे, वहीं पे कृषि करेंगे। ये तो थी स्थानांतरित कृषि। दूसरी है स्थायी कृषि। स्थायी कृषि क्या है, जो जैसे ये पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे और वहीं पे रह के और कृषि भी करेंगे और कोई जैसे कोई पशु पाल लिया दूध वगैरह के लिए, तो ये इस तरह से की जाती है ना, एक स्थान पे रह के, वो है स्थायी कृषि। नेक्स्ट है, लेकिन जो स्थायी कृषि और जो स्थानांतरित कृषि, ये दोनों ही प्रकार की जो कृषि होती है ना, ये जो किसान होता है ये स्वयं के लिए ही करता है, इसमें बेचता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जो ये गहन निर्वहन कृषि है, ये भी है तो इसमें भी करे तो यही गा कि भाई वो खुद के लिए उपजा रहा है, अपने परिवार के लिए उपजा रहा है, लेकिन इसमें क्या करता है, मैक्सिमम जो फसलें उगाता है वो कौन सी फसलें उगाता है, चावल प्रधान कृषि करता है, यानी कि अधिक से अधिक जिसमें चावल उगाता है। और दूसरी है गेहूं प्रधान कृषि, इसमें अधिक से अधिक क्या करता है, गेहूं उगाता है। आगे देखिए, जो स्थानांतरित जो कृषि करता है उसमें मुख्य जो फसल होती है वो होती है तंबाकू। क्या होती है, तंबाकू होती है। और भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें झूमिंग, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ में जो बेवर है, आंध्र प्रदेश में पोदू, केरल में पोनम और दक्षिणी जो भारत है उसमें छिप्पा, पेंडा, पश्चिमी घाट में जो कुमारी हिमालय में जो खील है ये जगह, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इन सभी इलाकों में भारत में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कृषि की जाती है फ्रेंड्स। फिर जो स्थायी कृषि करते हैं उसमें जैसे वो आदिवासी रहते हैं, हमने अभी पढ़ा, जैसे जो हिमालय वाला एरिया था वहाँ पे लोग क्या करेंगे, एक ही स्थान पे रह के और जो स्थायी कृषि करते हैं। ऐसे ही जो भी आदिवासी लोग होते हैं वो एक तो ऐसे आदमी होंगे जो कि स्थानांतरित करेंगे, कृषि करेंगे, और दूसरे क्या है कि एक ही स्थान पर रह के और वो कृषि कर रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इस कृषि में, स्थायी कृषि में वो धीरे धीरे जो ये गोबर वगैरह की खाद बना के डालते हैं ना, ये अपनी जो प्राचीन पद्धति है उसको यूज़ करते हैं स्थायी कृषि में इसमें। और इसमें कौन से जो हिस्से हमारे देश के वहाँ पे ये की जाती है, ये की जाती है मध्य हिमालय में और प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में। जो स्थायी कृषि है ये कहाँ होती है, मध्य भाग, ये हिमालय का मध्य भाग, और जो प्रायद्वीपीय उत्तर भारत है वहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गहन कृषि। गहन कृषि में क्या होता है, देखिए भारत के जो विशाल मैदान हैं और जो तटीय मैदान है वहाँ पे की जाती है ये गहन कृषि। और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे तो चावल बोते हैं, और जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे गेहूँ बोया जाता है गहन कृषि में। और इस प्रकार की जो भी कृषि होती है इसमें क्या होगा, जो मनुष्य का श्रम होगा ना, मनुष्य अधिक कार्य करेंगे, इसमें मशीनों का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है इसमें। फिर है फ्रेंड्स जो गहन कृषि है ये हमारी, ये कितने प्रकार की है, जो ये है 2 प्रकार की। पहली है चावल प्रधान गहन कृषि, दूसरी है गेहूं प्रधान। तो जो चावल प्रधान है वो कैसी है और जो गेहूं प्रधान है वो कैसी है, देखिए जो चावल प्रधान होती है ना, ये वहाँ पे की जाती है जहाँ पे जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कहाँ पे होगी चावल प्रधान गहन कृषि, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे ये जो चावल की फसल बोते हैं ये 2 या 3 बार उत्पादित की जाती है साल में। मुख्य उत्पादक राज्य हैं ये चावल गहन कृषि वाले, ये हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और तटीय मैदान। आगे है गेहूं प्रधान, यानी कि जहाँ पे अधिक गेहूं बोया जाता है। तो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ना, ये जो चावल तो होगा उसको अधिक बारिश चाहिएगी, गेहूं को अपेक्षाकृत कम चाहिए होगी। तो जहाँ पे इस चावल वाली खेती से थोड़ा कम बारिश होगी वहाँ पे हम बो देंगे गेहूं, और उसी को कहेंगे गेहूं प्रधान गहन निर्वहन कृषि। ये होती कहाँ पे है, ये होती है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका पश्चिमी भाग, यहाँ पे होती है गेहूं प्रधान गहन कृषि, यानी कि यहाँ पे गेहूं उपजाया जाता है।
और यहाँ पे जो सिंचाई के साधन है ना वो भी विकसित कर लिए गए हैं, और जो व्यापारिक अनुत्पादन किया जाता है उसमें इस कृषि का बहुत ज़्यादा योगदान है। आजकल इस कृषि में भी इसका मशीनों का यूज होने लग गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में क्या होता है, व्यापार की दृष्टि से की जाती है ये कृषि, और इसमें क्या है यातायात और जो संचार के साधन है ना उनके ऊपर इस कृषि की निर्भरता रहती है व्यापारिक कृषि में। और है कई जगह पे क्या होगा, ये जो फसलें होंगी इन कई स्थानों पर भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार व्यापारिक कृषि की जाती है, यानी कि भाई कोई पर्टिकुलर एरिया उस पे व्यापारिक कृषि तो हो रही है, उसमें जो फसल होंगी ना वो भी अलग अलग प्रकार की बोई जाएंगी। ठीक है, होगी तो वो व्यापार की दृष्टि से ही, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो बोई जाएंगी। इसका व्यापारिक दृष्टि से जो खेती की जाती है व्यापारिक कृषि, इसके मुख्य जो क्षेत्र हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, ये वाले हैं ना, यहाँ पे व्यापारिक जो ये दृष्टि से कृषि की जाती है वो कृषि होती है। नेक्स्ट है आर्द्र एवं शुष्क कृषि। आर्द्र एवं शुष्क कृषि वहाँ पे होती है जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कौन से क्षेत्र हैं, गंगा की मध्यवर्ती घाटी, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर पूर्वी भाग, और जो तटीय आर्द्र क्षेत्र है ना वहाँ पे की जाती है आर्द्र एवं शुष्क कृषि। और इसमें किस प्रकार की फसलें बोते हैं, इसमें ना साल में 2 बार या फिर 3 बार, 2 या 3 बार इन आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्रों में जो फसल होती है वो बोई जाती है। और क्या है, अरुणाचल प्रदेश में और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है यहाँ पे भी आर्द्र कृषि की जाती है। क्या क्या पढ़ा हमने आर्द्र कृषि में, जो आर्द्र कृषि है वो वहाँ पे बोई जाती है जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और यहाँ पे गंगा का जो मध्यवर्ती घाटी है वहाँ, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर पूर्वी भाग और जो तटीय भाग हैं अरुणाचल प्रदेश है, इनमें की जाती है आर्द्र एवं शुष्क कृषि। और इसमें क्या होता है, ये कृषि ना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहाँ पे फसलों के लिए जो आवश्यक मात्रा में या तो जितनी नीड है उतनी बारिश हो रही है या फिर उससे भी अधिक हो रही है। नेक्स्ट है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि का नाम से पता चल रहा है हमें कि ये कम वर्षा वाले, यानी कि जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में की जाती है शुष्क कृषि। और इसमें और क्या किया जाता है, इसमें ना जल उपलब्धता के लिए कुछ संसाधन, कुछ सोर्स इकट्ठा किए जाते हैं। क्या करते हैं जिससे वो सिंचाई करते हैं, वो करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। और जिससे क्या होता है, स्प्रिंकल करते हैं पानी को फसलों के ऊपर। नेक्स्ट है बूंद बूंद सिंचाई। ये वाली जो पद्धति है ना इससे सिंचाई की जाती है। क्या होता है कि जो शुष्क एरिया होता है, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, वहाँ पे है रेतीली ज़मीन, अगर उसमें हम ऐसे ही डायरेक्ट पानी चलाएंगे तो वो ज़्यादा पानी को पी जाएगी और अधिक पानी लगेगा, और वहाँ पानी है नहीं, इसलिए वहाँ पे छिड़काव किया जाता है या फिर बूंद बूंद से सिंचाई, इस प्रकार से सिंचाई की जाती है। इसमें जो शुष्क खेती होती है इसमें मुख्यतः जो फसलें होती हैं इसमें कौन सी होती हैं, वो होती हैं गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, कपास। ये वाली जो फसलें हैं ना ये शुष्क कृषि की फसलें हैं फ्रेंड्स। आगे है जो शुष्क कृषि है, इसकी विशेषताएं जो हैं वो कौन सी हैं। देखो, सबसे पहला है वर्षा से पहले खेत जोत दिए जाते हैं। क्या होता है, क्यों जोत दिए जाते हैं, ताकि जब वर्षा हो ना तो जो खेत हैं उनकी जो ये भूमि है वो नरम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक वर्षा के बाद गहरी जुताई की जाती है ताकि जो वर्षा का जल है ना वो भूमि के अंदर तक चला जाए। उसके बाद है वर्षा के जल को नियंत्रित करने के लिए भूमि पर जो मेड़े हैं ना वो बनाई जाती हैं ताकि जो पानी है वो व्यर्थ ना बहे और अच्छे से पूरे जमीन जो है कृषि वाली उसमें पानी आ जाए। नेक्स्ट है जोती हुई जो भूमि है उसमें जो नमी है उसको सुरक्षित रखने के लिए ये क्या करते हैं कि सूखी मिट्टी की परत बिछा देते हैं। नेक्स्ट है जल का दुरुपयोग रोकने के लिए अनावश्यक जो वनस्पति जो खरपतवार होते हैं उसको ये निकाल देते हैं। नेक्स्ट है इसमें शुष्कता को सहन करने वाली जो फसलें होती हैं उनको उगाया जाता है, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा है ना, जो ज्वार बाजरा वगैरह है ये वाली जो खेती है वो की जाती है। नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, अरावली के जो पश्चिम में ये राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में क्या है कि कम वर्षा होती है, तो इसीलिए ये जो शुष्क खेती है ये यहाँ पे की जाती है। आगे देखिए, भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय कहाँ पे है, रांची में स्थित है। और यह भारत में जो शुष्क क्षेत्र की जो जलवायु है, प्राकृतिक दशा है, बीज हैं, उनका उचित चयन करके शुष्क क्षेत्रों में ये कृषि की योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, जो रांची में है शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय, ये लोगों को ये बताएंगे कि भाई ये शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसी ऐसी प्राकृतिक दशाएं, ऐसी जलवायु है, और फिर यहाँ पे आप ये बीज बोओगे तो अच्छे से आपकी कृषि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है गहन एवं विस्तीर्ण कृषि। गहन एवं विस्तीर्ण कृषि क्या होती है,
जो गहन कृषि होती है भारत में शताब्दियों से इस कृषि का प्रचलन है, यानी कि ये बहुत ही प्राचीन कृषि है जो गहन कृषि है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन लिया जाता है। थोड़ा क्षेत्र होगा उसके ऊपर अधिक उत्पादन के लिए कृषि की जाती है, इसी को कहते हैं गहन कृषि। और इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो सघन आबादी और कृषि भूमि है वो कम होना, यानी कि जनसंख्या अधिक होना और कृषि भूमि है वो कम होना। और इसका गहन कृषि की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट है, गहन कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में भूमि कम होती है। भाई जनसंख्या अधिक होगी, भूमि कम होगी, और जो प्रति हेक्टेयर जो भूमि होगी उसमें खेतीहर जो श्रमिक होंगे उनकी संख्या होगी वो अधिक होगी। तीसरा है, वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाएंगी। भाई थोड़ा प्लेस है लेकिन हमें नीड तो उतनी ही है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएंगे। फसल चक्रण को अपनाया जाता है इसमें, मतलब इस साल कोई फसल बो दी उससे नेक्स्ट ईयर दूसरी फसल, एक साल दाल वाली जो फसलें हैं वो बो दी, जिससे क्या है जो हमारी कृषि योग्य भूमि उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। इस तरह से फसल चक्रण चलता है इसमें। नेक्स्ट है, भूमि पर जो जनसंख्या का भार है वो अधिक होने से सीमित भूमि से अधिक पैदावार। हाँ भाई ये ज़मीन तो है थोड़ी लेकिन उसमें अलग अलग टेक्निक यूज़ करेंगे, ये क्या करेंगे फिर थोड़ी भूमि पर अधिक पैदावार उत्पन्न करेंगे। गहन जो कृषि है इसमें पूंजी निवेश और यांत्रिक उपयोग की अपेक्षा मानवीय जो श्रम की जो प्रधानता है वो अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विस्तीर्ण कृषि। विस्तीर्ण कृषि में हम क्या पढ़ते हैं? इस कृषि में उन देशों में जो विस्तीर्ण कृषि होती है ना वो ऐसे स्थानों पर की जाती है, उन देशों में की जाती है जहाँ पे लोग मशीनों से काम करते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं उनके, और वो जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं अलग अलग। इस प्रकार का जो भी हमारा एग्रीकल्चर का काम होता है वो होता है विस्तीर्ण कृषि। क्या होगा कि जो देश ऐसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े जो कृषि योग्य क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं ना, यांत्रिक उपकरणों की हम अधिक आवश्यकता पड़ती है उनमें। क्यों भाई? क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र पर कृषि की जाती है, विस्तृत एरिया पर कृषि की जाती है, लेकिन जनसंख्या वहाँ पे है कम। तो गहन कृषि में और विस्तृत कृषि में ये डिफरेंस हो गया है कि जो गहन कृषि है उसमें क्या करते हैं हम, छोटे आकार के खेत होते हैं, जबकि विस्तृत कृषि में होते हैं बड़े आकार के। और जो गहन कृषि है उसमें जो मानव श्रम है वो अधिक लगता है, लेकिन इसमें मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है विस्तृत जो कृषि है इसमें। आगे है फ्रेंड्स, भारत में कौन सी जो कृषि है वो की जाती है? भारत में की जाती है गहन कृषि। क्यों की जाती है? क्योंकि जो पहले से जो बड़े बड़े खेत थे तो आगे जो विभाजन हुआ उनका हमारा, तो वो धीरे धीरे वो खेत छोटे होते चले गए। भाई मान लो एक आदमी है उसके 2 बच्चे हो गए, इसके पास जो था 10 एकड़ ज़मीन थी, फिर 5 उसके पास चली गई, 5 उसके पास, इस तरह से धीरे धीरे ये ज़मीन का बंटवारा होता गया और ये छोटी होती चली गई। ये हमारे जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें जो ज़मीन लोग बोते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में क्या है फ्रेंड्स? देखो नाम से पता चल रहा है उद्यान है, तो भाई इस पर किस प्रकार की कृषि की जाएगी? इस पर एक विशेष प्रकार की जो सब्जियां वगैरह हैं या फिर फल वगैरह हैं ये लगाएंगे। उद्यान में तो हम लगभग क्या है ये सब्जियों से रिलेटेड होती है। जो उद्यान कृषि होगी इसमें क्या होगा? इसमें डेयरी उद्योग के समान और उद्यान कृषि की जो संसार में जो नगरीय बाजार के द्वारा शाक सब्जियां हैं, फलों की मांग है वो विकसित की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है? जो भी डेयरी उद्योग वगैरह हैं, शाक सब्जियां हैं और फल की जो भी खेती की जाती है, ये सारी की सारी किसमें आ गई? ये आ गई उद्यान कृषि में। और उद्यान के जो उपभेद हैं उद्यान कृषि के वो कौन से हैं? देखो, बाजार के समीप सब्जी उत्पादन करना। ठीक है भाई, हम मान लो बाजार के समीप क्या है, ये छोटे छोटे जो कस्बे वगैरह हैं उनके आसपास हम क्या करते हैं? कृषि उत्पादन करते हैं, ट्रक कृषि करते हैं, ग्रीन हाउस फार्मिंग होती है, पुष्प कृषि फूलों की कृषि होती है, पादप नर्सरी होती है, पेड़ पौधों की जो नर्सरी होती है ना छोटे छोटे पौधों की वो, और व्यापारिक फल उद्यान यानी कि जो व्यापार की दृष्टि से जो फलों के उद्यान लगाए जाते हैं वो। ये हैं उद्यान कृषि के उपभेद। इनसे क्या होता है? जो बागवानी वगैरह करते हैं हम और उसमें भाई फल वगैरह उत्पादन करते हैं, ऐसे ही जो बाजार का आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? सब्जियाँ उगाते हैं। फिर है ग्रीन हाउस फार्मिंग करते हैं हम, जो पॉली हाउस वगैरह होते हैं वो वाला। फिर है व्यापार की दृष्टि से जो भी हम जैसे छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए नर्सरी बना लेते हैं या फिर फलों के उद्यान लगा लेते हैं। ये सारी की सारी आती हैं उद्यान कृषि के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जैविक कृषि। जैविक कृषि में क्या होता है ये देखो, इसमें ना
बिना खाद के, बिना जो रासायनिक चीज़ें हैं, बिना कीटनाशक के ये कृषि की जाती है, जो जैविक कृषि होती है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जैसे ये केंचुआ खाद डाल दी या फिर जो गोबर है इनका पशुओं का, उसकी खाद बना के डाल दी, बस यही खाद हम यूज़ करते हैं जैविक कृषि में। इसके अतिरिक्त न तो हम कोई कीटनाशक यूज़ करते हैं और न ही खाद यूज़ करते हैं हम। तो ऐसी जो कृषि होती है ना, वो होती है जैविक कृषि। जो हमारे पूर्वज होते हैं वो लगभग यही कृषि करते थे सभी उस टाइम पे। तो फिर धीरे-धीरे ये 60 का दशक आया तो उस टाइम पे हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति ने क्या किया, लोगों को क्या मिला, अच्छे खाद बीज वगैरह ये मिल गए। तो फिर लोगों को है ना नॉलेज तो थी नहीं, तो उन्होंने जितनी क्वांटिटी डालनी थी उससे ज़्यादा डालनी शुरू कर दी। धीरे-धीरे क्या हो गया, जो खेती थी वो लवणीय होता चला गया, वो वाला एरिया जहाँ पे खेती करते थे। फिर उनको जो रसायन वगैरह है और कीटनाशक हैं उसकी वजह से जो ये फसल उगा रहे थे वो अधिक स्वच्छ फसलें भी नहीं थी, उनमें अधिक जो ये लवणीय चीज़ें थी और जो ये कीटनाशक वगैरह था उनका प्रभाव अधिक बढ़ने लग गया। धीरे धीरे सारी चीज़ ही प्रदूषित मिलने लग गई थी। देखो, जब जहाँ पे भी हम देखते हैं अधिक खाद वगैरह यूज़ करते हैं, भाई कोई भी फल है, कोई भी सब्जी है, अगर मान लो उसमें अधिक खाद वगैरह डली हुई है तो वो मुश्किल से 2 दिन नहीं चल पाता है, ठीक है। और जो जैविक चीज़ें हैं वो ये तो होगा कि भाई उन जैसी साफ सुथरी नहीं दिखेंगी लेकिन वो हेल्दी होती हैं, ठीक है। और जो ये जैविक कृषि है ये आज हमारे टोटल विश्व में कितनी है, 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर की जा रही है। विश्व में टोटल ये जैविक जो कृषि है ना 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर की जा रही है। और जो ये वाली जो कृषि है इसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण में क्या है, अब सुधार हो रहा है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक कृषि या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। आजकल तो शहरों के नज़दीक ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत सारा क्रेज बढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, भारत में क्या है, जैविक कृषि की जाती है। जैविक कृषि की जाती है तो कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है भारत में जैविक कृषि, वो है 7.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर। और टोटल कितना है ये है टोटल विश्व में की जाती है वो है 3.7 करोड़ हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रख लेना। और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये की जा रही है, मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनके नाम देखिए, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, बिहार और राजस्थान। ये वाले जो एरिया हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जैविक खेती है वो की जा रही है। और सिक्किम देश जो है ना वो पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो, सिक्किम जो देश है वो भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है। 18 जनवरी 2016 को गंगटोक में आयोजित टिकाऊ कृषि सम्मेलन में कृषि को पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित कर दिया गया था। क्या हुआ था, 18 जनवरी 2016 को सिक्किम की जो ये है राजधानी है गंगटोक है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ होगा कृषि का, उसका नाम था टिकाऊ कृषि सम्मेलन। उसमें सिक्किम राज्य को पूर्णतः जैविक खेती करने वाला ये देश का पहला राज्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और सिक्किम में जो जैविक कृषि की जो खेती है उसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। और सिक्किम में लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर की जा रही है जो ये जैविक खेती है ये। आगे देखिए, सिक्किम देश का सबसे पहला स्वच्छ राज्य के रूप में 2016 में भी चुना गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पहली जो ये जैविक खेती करने वाला राज्य भी सिक्किम ही था और देश का पहला नंबर जिसमें पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया वो भी सिक्किम ही है। आगे देखिए, भारत की जो फसल हैं उनको जलवायु के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ की फसल कौन सी होती हैं, मानसून के आगमन पर जब जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के मध्य का जो टाइम होता है ना उसमें उत्पादित होती हैं। क्या है, जून जुलाई में ये बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं और इनका नाम है खरीफ की फसलें। कौन सी आती हैं, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, गन्ना, उड़द, मूंग, मोठ, ये वाली जो है ये आती हैं सारी खरीफ की फसलों में। नेक्स्ट है रबी की फसल। जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है, मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। और इसमें मुख्य आते हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अरहर और मसूद। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, क्यों, क्योंकि ये मानसून के टाइम पे नहीं होती है। आगे देखिए, जो जायद की फसल है वो कौन सी होती है, ये होती है रबी और खरीफ के मध्यवर्ती जो समय बचता है उसमें बोई जाती है। ये क्या है, जैसे ये देखो मार्च अप्रैल में बोई थी, ये अक्टूबर नवंबर में बोई थी भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन्होंने लगभग 6 महीने का टाइम ले लिया, ठीक है। लेकिन मार्च में मान लो ये कट गई, फिर अप्रैल, मई, जून यहाँ तक खरीफ की बुएगी, तब तक 2-3 महीने मिल जाते हैं ना।
उन्हीं के बीच में बोई जाती है जो जायद की फसल होती है ये। और इसमें मुख्यतः ये जो बेल वाली जो होती है ना सब्जियां वो आती हैं। कौन सी हैं? ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये वाली जो हैं, या फिर ये जवार वगैरह जो फसलों का ये पशुओं के चारे के लिए हम बोते हैं ना, मक्का वगैरह, वो वाली आती है सारी की सारी जायद में। तो क्या क्या पढ़ा है हमने इसमें? जो रबी की फसल है, जायद है, और जो खरीफ की फसल है। इसमें सबसे पहले पढ़ा हमने खरीफ की फसल। क्वेश्चन में आएगा कौन से महीने से में बोई जाती है, कौन से में काटी जाती है। खरीफ की बोई जाती है जून जुलाई में, काटी जाती है सितंबर अक्टूबर में। मुख्य फसलें जो हैं वो हैं चावल, जवार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, उड़द, गन्ना, मूंग, मोठ। फिर है रबी की फसल, ये है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मुख्य तो फसल है गेहूं और जौ और चना, सरसों और मटर, अरहर, मसूद भी बोया जाता है। नेक्स्ट है जायद की फसल। जायद की फसल रबी और खरीफ के बीच का जो मध्यवर्ती समय होता है उसमें बोई जाती है। इसमें आती हैं सब्जियां, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, और जो चरी यानी कि पशुओं का जो चारा होता है वो वाली फसलें। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है जैविक कृषि और रासायनिक जो कृषि है उसमें अंतर दिया गया है, वो देखिए आप। जो जैविक कृषि होती है इसमें जैविक खाद का और जो परंपरागत तरीके होते हैं उनका यूज किया जाता है, और इसमें जो रासायनिक है उसमें कीटनाशक वगैरह का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जैविक में किया जाता है खाद, जो जैव पदार्थों से जो निर्मित खाद होती है, जैसे जो केचुए से बन गई या फिर गाय भैंस का जो गोबर है उससे बन गई उसका। ऐसे ही जो रासायनिक और जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग किया जाता है खादों का और इनका रासायनिक में। इधर है जैविक में किया जाता है मानव श्रम अधिक लगता है, जबकि जो रासायनिक कृषि है उसमें मशीनों से अधिक काम होता है। फिर है जैविक खाद जो घर पर जो फार्म वगैरह पर ही तैयार की जाती है, लेकिन जो रासायनिक कृषि में जो खाद यूज होती है वो औद्योगिक केंद्रों पर कारखानों में बनाई जाती है। नेक्स्ट है जैविक खाद की भूमि के उपजाऊपन को जो ये है जैविक खाद ये बढ़ाती है, जबकि रासायनिक है वो अगर ज़्यादा डाल दी जाए तो क्या करेगी, उर्वरक शक्ति जो है कृषि की उसको कम कर देगी और लवणीय बना देगी। ठीक है। नेक्स्ट है जो जैविक कृषि है इससे जो प्रकृति के साथ आदर्श हम रिश्ता बनाते हैं और जो कृषि है उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो रासायनिक है इससे हमें लाभ हानि की सोचे बिना ही हम खादों का इनका यूज करते हैं और जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। फिर है जो जैविक कृषि है उसमें उत्पादित जो ये खाद्यान्न है उससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसमें ये खाद वगैरह कीटनाशक वगैरह ये इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब ये तो होते ही नहीं है इसमें, तो लोगों को ये बिल्कुल अच्छा स्वस्थ जो फसल होती है वो मिलती है, और इसमें ये खाद बीज नहीं होंगे तो इनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है जो रासायनिक है इसमें बहुत ज़्यादा रसायन डाले जाते हैं जिससे लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैविक कृषि जो है उसमें जैव विविधता पर नकारात्मक विनाशात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि जो रासायनिक कृषि है इसमें जैव विविधता पर विनाशात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऐसे ये कीट पतंगे हैं जो कि रसायन वगैरह डालने से मर जाते हैं। नेक्स्ट है जैविक जो खाद कंपोस्ट हम बनाते हैं ये क्या है, गोमूत्र, काऊ पेट पिट, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक इत्यादि से ये खाद जो है वो गला सड़ाकर हम तैयार करते हैं। इसमें क्या है, रासायनिक में फास्फेट, नाइट्रोजन, अमोनिया, इनके जो ये रसायन वगैरह हैं इनको मिला के और तब हम ये बनाते हैं। ऐसे ही जो जैविक है उसमें क्या है, जैविक कृषि द्वारा जो भूमि की उर्वरक शक्ति है उस पर और उत्पादन पर धीरे धीरे वृद्धि होती है। इसमें ये नहीं होता कि भाई एकदम से हमें बहुत ज़्यादा ये फसल मिल जाएगी, जबकि जो रासायनिक है इसमें क्या होगा, इसमें एकदम से ही अधिक फसल मिलती है। फिर इधर है जो जैविक खेती हम करते हैं उसमें जल की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कि रासायनिक में पड़ती है, और भूमिगत जो जल है उसकी शुद्धता पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है जो जैविक खेती करते हैं उसमें। लेकिन जो रासायनिक है इसमें क्या होता है, मान लो भाई हम खेतों में पानी दे रहे हैं और रसायन वगैरह डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ पानी तो भूमि के अंदर भी जा रहा है ना, तो लवणीय कर रहा है वो उसको। नेक्स्ट है जैविक कृषि उपज स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है और इसी कारण से इसकी मांग अब बढ़ती जा रही है, जबकि अब लोगों को पता चल गया कि अधिक जो कीटनाशक वगैरह खाद वगैरह डाल रहे हैं इससे बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं। देखो यहाँ पे पंजाब का उदाहरण भी दिया गया, पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पे जो ये कीटनाशक वगैरह हैं और जो ये खाद वगैरह है, रसायन है, ये अधिक डाले गए खेती में और इससे लोगों के शरीर में भी अधिक चले गए, और आज के दिन पंजाब में सबसे ज़्यादा जो कैंसर के पेशेंट हैं वो पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
आगे है 14 नंबर पे है जैविक जो कृषि है वो गांव और प्रकृति पर निर्भरता है इसकी। क्या है? गांव और प्रकृति के ऊपर निर्भरता है, क्योंकि जो कृषि के बीच जो प्रकृति खाद पशुओं से जो कीटनाशक, जंगलों से सिंचाई और प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं ये सारी चीज़ें मेहनत से किसान स्वयं करता है। क्या कह रहा है ये? जो भी जैविक कृषि है ये सारी की सारी किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है फ्रेंड्स। जैसे पशुओं से के गोबर से ये खाद बना रहे हैं, और जो कीटनाशक है ना वो जंगलों में ये सिंचाई वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें अधिक कीटनाशक वगैरह का किसी चीज़ों का यूज़ होता नहीं है। और इस कृषि में क्या हो गया कि मनुष्य का और प्रकृति का डायरेक्ट संबंध हो गया, और मनुष्य खुद ही इसमें मेहनत करता है भाई, इसमें ज़्यादा जो ये टेक्निक्स हैं ये यूज़ भी नहीं करता है। नेक्स्ट है रासायनिक जो कृषि है, ये पूरा का पूरा बाजार इसका किस पर निर्भर है? ये उद्योग धंधों पर और बाजार पर, और जो जितनी भी जो मशीनें वगैरह हैं, खाद हैं, बीज हैं, कीटनाशक हैं, अलग अलग तरह के यंत्र हैं, उस पर ये निर्भर है। तो ये था रासायनिक कृषि का और जैविक कृषि का डिफरेंस। आगे देखिए, उपयोग के आधार पर आगे बांटा गया है फसलों का विभाजन। देखो, फर्स्ट है खाद्यान्न फसलें, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें, ये सारी किस में आती हैं? खाद्यान्न फसलों में आती हैं। और बागवानी फसलें हैं, दूसरा नंबर है, ये है चाय, कहवा, तंबाकू, ये वाली हैं बागवानी फसलें। नेक्स्ट है नकदी फसलें। नकदी फसलें कौन सी हैं? ये हैं गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, राई और सरसों। ये कौन सी हैं? जो कि व्यापारिक दृष्टि से बोई जाती है। नेक्स्ट है रेशेदार जो फसलें होती है, कपास होगी, जूट हो गया, ये हैं रेशेदार फसलें। आगे देखिए, खाद्यान्न फसलों में पहला नंबर है गेहूं का। फ्रेंड, जो गेहूं है ना वो समशीतोष्ण जो जलवायु है उसमें सबसे अच्छा उगता है। कहाँ पे? समशीतोष्ण जो जलवायु है उसमें सबसे अच्छा उगता है गेहूं की फसल जो होती है वो। और उत्पादन की दृष्टि से भारत ने कितना उत्पादन किया विश्व में? करता है 11.7% गेहूं भारत उगाता है पूरे विश्व में। और जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कौन सी हैं गेहूं की? ये हैं जो टेम्परेचर है ना वो कितना होना चाहिए? शीतोष्ण कटिबंधीय तो ये उपज है, और जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए, देखो, बोते समय 10% होना चाहिए। क्या है? बोते समय तो 10 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और फिर बढ़ रहा है जब गेहूं तो 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जब हम काटते हैं तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। इसी के ही साथ साथ एक बार फिर से देख लीजिए, गेहूं है उसके लिए सर्वोत्तम जो जलवायु है वो है समशीतोष्ण, यानी कि जो शीतोष्ण जलवायु होगी ना उसमें गेहूं उपजाया जाता है। अक्टूबर से नवंबर तक गेहूं बोया जाता है। जब बोते हैं जब तो होना चाहिए 10 डिग्री टेम्परेचर, फिर बढ़ने के समय होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस तक। और जब ये फसल पक के तैयार हो जाती है, कटने का टाइम आता है, उस टाइम पे 20 से 28 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो अच्छा माना जाता है गेहूं के लिए। 100 दिन के लिए पाला रहित जो वो जलवायु है वो होनी चाहिए, यानी कि मौसम पाला रहित होना चाहिए 100 दिन तक, तब ये गेहूं जो होता है ये पककर अच्छा तैयार होता है। बारिश कितनी चाहिए है? वर्षा जो चाहिए गेहूं को वो 50 से 75 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए गेहूं के लिए? जो मिट्टी है ना वो गेहूं के लिए हल्की दोमट, बलुई और काली मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। कैसी? हल्की दोमट, बलुई, काली मिट्टी जो होती है वो गेहूं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। धरातल कैसा होना चाहिए? समतल धरातल है तो वहाँ पे क्या होता है, जो कृषि यंत्र होते हैं वो आसानी से यूज किए जा सकते हैं समतल पे, ठीक है। श्रम, विभिन्न कार्यों हेतु जो सस्ता श्रम है उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है खाद, जो कंपोस्ट खाद है, जैविक है, जो गोबर की खाद है, ये वाली जो खाद है ना ये सबसे अच्छी है। लेकिन लोग क्या करते हैं? रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करते हैं। अब देखिए, जो उत्पादन और वितरण है गेहूं का वो कहाँ कहाँ है? जो गेहूं का उत्पादन और वितरण है ना वो सतलुज यमुना का जो ऊपरी जो गंगा का मैदान है वहाँ पे सबसे अधिक होता है। और ये पर्याप्त जो जल है उपजाऊ एवं समतल भूमि के कारण यहाँ पे टोटल कहाँ पे? जो सतलुज, यमुना और जो गंगा का मैदान है यहाँ पे क्या है? सबसे अधिक गेहूं भारत का 68% बोया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जो जल है वो अधिक पाया जाता है, ठीक है, यानी कि सिंचाई के जो संसाधन है वो अधिक है यहाँ पे। तो फिर आगे देखिए, सबसे अधिक जो गेहूं है वो कहाँ पे बोया जाता है? सबसे अधिक गेहूं बोया जाता है यूपी में। कहाँ बोया जाता है सबसे अधिक गेहूं? यूपी में। और यहाँ कहाँ पे? उत्तरी पर्वतीय और जो दक्षिणी पठार भाग है उनको छोड़ के सबसे अधिक गेहूं कहाँ बोया जाता है? यूपी में बोया जाता है।
आगे देखिए, यूपी में 2014-15 में 25.2 मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पन्न हुआ था, जो देश का 28.4% था। ठीक है, 2014-15 में यूपी में 25.2 मिलियन टन गेहूं बना था, जो कि उपजाया गया था, जो कि पूरे देश का 28.4% था। यूपी सबसे अधिक गेहूं उपजाता है। सेकंड नंबर पे है पंजाब। हरित क्रांति के कारण जो पंजाब है वहाँ पे गेहूं की उपज है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ कुल जो भूमि है ना उसका 30% भाग है, उस पर गेहूं उपजाया जाता है। 2015 में और 14 में 15.8 मिलियन टन उपजाया गया था यहाँ पे। और ये देश का गेहूं उत्पादन में 17.7% जो गेहूं है वो यहीं पे उपजाया जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा गेहूं उपजाने वाला जो ये राज्य है भारत का, ये है पंजाब। तीसरा है, ये है हरियाणा। हरियाणा में क्या है, 13.5% जो टोटल गेहूं उगता है इंडिया में, वो 13.5% हरियाणा में उपजाया जाता है फ्रेंड्स। आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, और यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है, और जो मैदानी भाग है ना वहाँ पे ये गेहूं उपजाया जाता है। यहाँ पे क्या है, पूरे देश का कितना है, 15.9% उपजाया था 2014-15 में, जो कितना था, 14.2 मिलियन टन गेहूं टोटल मध्य प्रदेश ने उपजाया था। आगे देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण सिंचाई के द्वारा गेहूं की फसल बोई जाती है, और यहाँ पे गेहूं में यहाँ पे क्या किया जाता है, जो इंदिरा गांधी जो नहर है ना उससे गेहूं की जो उपज है उसमें सिंचाई की जाती है फ्रेंड्स। आगे है बिहार। बिहार में 14% जो एरिया है वहाँ पे कृषि की जाती है गेहूं की। राज्य के में जो देश का 6% गेहूं वो बिहार में उपजाया जाता है। आगे देखिए, जो अन्य जिले हैं जहाँ पे, ये अन्य स्टेट है जहाँ पे गेहूं उपजाया जाता है, वो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, और आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत जो ये उत्पादन है गेहूं का वो किया जाता है, यानी कि 1 एकड़ पर 500 किलोग्राम होता है, यानी कि 5 क्विंटल। आगे देखिए, नेक्स्ट फसल है हमारी, ये है चावल। चावल दूसरी प्रमुख फसल है खाद्यान्नों में। पहला था गेहूं, दूसरी है चावल। चावल क्या करते हैं हम, ये देश का जो 3/4 जो भोजन है, ये 3/4 जो भाग है पूरी पॉपुलेशन का वो खाते हैं चावल, और विश्व में टोटल 19% भाग पर चावल भारत में ही उपजाया जाता है, जो कि 2014-15 में था 35.9% था। जो चावल बोया गया था वो 2014 में 35.9% भाग पर हमने चावल बोया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। इसके लिए 19 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और बोते समय यानी कि बोते समय 19 या 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन जब ये पक गया होता है, कटने के लिए फसल तैयार हो गई है, तब 27 डिग्री की आवश्यकता होती है टेम्परेचर की। उष्णकटिबंधीय ये पौधा है, और वर्षा टोटल 75 दिनों तक यहाँ पे इन चावल के पौधों में पानी भरा रहना चाहिए। जो चावल की फसल है उसमें 75 दिन तक कम से कम पानी होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होनी चाहिए, और इससे कम मान लो बारिश हो रही है 100 से 200 से कम, तो यहाँ पे फिर हम सिंचाई करते हैं। मिट्टी कैसी चाहिए चावल की खेती के लिए, जल और चिकनी मिट्टी जो है वो सबसे उत्तम मानी जाती है, और जो नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है और जो तटीय भाग है वो मिट्टी चावल के लिए बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट है धरातल। धरातल कैसा होना चाहिए, देखो वैसे तो समतल भूमि पर ही करते हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है ना वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भी चावल की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट है श्रम। जो चावल की खेती है ना इसमें सबसे अधिक मानव श्रम लगता है फ्रेंड्स। क्या लगता है, मानव श्रम अधिक लगता है इसमें। नेक्स्ट है खाद। खाद इसमें हरी खाद, गोबर की खाद, या फिर ये अमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट जो खाद है ये यूज़ की जाती है। आगे है जो चावल की जो किस्में हैं, भारत में चावल की 200 किस्में पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं भारत में चावल की किस्में, 200 किस्में पाई जाती हैं भारत में। और है उत्पादन क्षेत्र। देखिए अब 2015 से 16 में 252.23 मिलियन टन था कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। कुल जो चावल उत्पादन हुआ था 2015-16 में इंडिया में वो कितना था, 252.23 मिलियन टन नहीं, ये खाद्यान्न था। टोटल जितनी भी ये खाद्यान्न की जो फसलें थी वो थी 252.23 टन 2015-16 में, जिसमें चावल कितना था 103.36, कितना था 103.36 मिलियन टन इसमें चावल था खाद्यान्न फसलों में। और इसमें टोटल परसेंटेज कितना था खाद्यान्न में, 40% जो ये था 40.97% चावल उपजाया गया था 2015-16 में टोटल खाद्यान्नों का। आगे देखिए
पश्चिम बंगाल जो है वहाँ देश का 14% चावल होता है और वर्ष में 2015-14 में यहाँ पे कितना उगाया गया था, 14.32% चावल उगाया गया था। तो जो पश्चिम बंगाल है ना वो सबसे पहला स्टेट है जहाँ पे सबसे अधिक चावल उपजाया जाता है। प्रथम स्थान पे चावल उपजाने में कौन सा स्टेट है, वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे जो टोटल ये 2014-15 में चावल उगाया गया था वो था 14.32%। और हर राज्य में, हर जिले, इसमें पश्चिम बंगाल के हर जिले में कृषि योग्य भूमि के 70% भाग पर चावल उगाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक जो चावल है वो पश्चिम बंगाल में उपजाया जा रहा है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट देखिए, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे ओस, अमन और बोरो 3 प्रकार की ये चावल की फसलें हैं। ओस, अमन और बोरो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओस, अमन, बोरो 3 प्रकार की चावल की जो किस्में हैं वो पश्चिम बंगाल में उपजाई जाती हैं। और बाढ़ की जो उपजाऊ मिट्टी है उसके कारण जो खाद है इसकी कम आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी है ना वो यहाँ पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है, उसके कारण यहाँ पे बाढ़ आती है, जिसकी वजह से अधिक जो जलोढ़ है वो यहाँ पे बिछ जाते हैं, जिसकी वजह से ये ओस, अमन, बोरो ये तीनों फसलें यहाँ पे ली जाती हैं। यहाँ पे खाद वगैरह की अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरे नंबर पे अधिक बोया जाता है यूपी में, जो टोटल देश में बोया जाता है उसका 6 से 8% यहाँ पे बोया जाता है। फिर है इसके बाद आंध्र प्रदेश में 11% बोया जाता है और तीसरे स्थान पे आता है। फिर है पंजाब में परंपरागत रूप से तो गेहूं उत्पादक राज्य है ये, लेकिन जो हरित क्रांति आई है उसके बाद से यहाँ पे चावल भी उपजाया जाता है। तो देखो सबसे पहले उपजाया गया कहाँ पे, सबसे ज़्यादा उपजाते हैं पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में और चौथे नंबर पे आ गया है पंजाब। फिर है बिहार में भी जो चावल की जो 2 फसलें हों वो पैदा की जाती हैं और जो टोटल एरिया उस पर 40% भाग पे बिहार में चावल उपजाया जाता है। इसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर 25% भाग पे उपजाता है टोटल एरिया का। फिर है जो छत्तीसगढ़ है उसका नंबर आता है और फिर है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे भी चावल उपजाया जाता है। इसके अलावा जो कौन से जो स्टेट्स हैं उनमें चावल उपजाया जाता है, देखो ये हैं राजस्थान के डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पे भी चावल की फसल की जाती है। और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, असम, केरल, मेघालय, गोवा, मणिपुर यहाँ पे भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है कपास को भारत का जो जन्म स्थान बोला जाता है, भारत को कपास के लिए माना जाता है कि जो कपास का जन्म हुआ है वो भारत में ही हुआ है। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ऋग्वेद और मनुस्मृति में जो धागे का विवरण हुआ है ना उससे हमें पता चलता है कि जो भारत देश है वो कपास का जन्म स्थान है। फिर आगे है जो सिंधु नदी की घाटी है, वहाँ पे खुदाई से सूती वस्त्रों के जो अवशेष हैं वो हमें मिले हैं, तो उससे भी हमें क्या पता चलता है कि भाई भारत में उस टाइम पे भी आज से 5 से 8 हज़ार वर्ष पूर्व भी कपास की खेती थी। ठीक है, भारत में विश्व का 12% जो कपास है वो उपजाया जाता है। और जो कपास है उसके लिए कपास कैसा होता है, ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है और 1 से 5 और क्या है ये 5 से 2 मीटर तक ये बढ़ता रहता है। ठीक है, इसमें क्या है अनेक डोडियाँ लगती हैं और डोडियों से जो बिनोले हैं वो निकाले जाते हैं, फिर रेशा अलग कर दिया जाता है और इससे बनाया जाता है सूती वस्त्र। ठीक है, एक झाड़ीनुमा पौधा है और 5 से 2 मीटर तक ये बढ़ता है और जिसमें डोडियाँ लगती हैं, ये इस तरह से डोडियाँ लगती हैं और इनमें से क्या है ये रुई निकाली जाएगी, उसमें बिनोला होगा, बिनोले को अलग कर दिया जाएगा और रेशे को अलग कर दिया जाएगा, फिर बनाया जाएगा सूती वस्त्र। इस तरह से होता है ये। आगे है इसकी जो भौगोलिक दशाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, जो तापमान चाहिए 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए, लेकिन जब ये पैदा की जाती है, जब ये लास्ट का टाइम आता है ना, जब इसको हम निकालते हैं, उनको डोडियों को निकालते हैं, तो तब 40 डिग्री सेल्सियस तक भी ये पैदा हो सकती है। क्या है कि शुरू में हमें कितना चाहिए 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ये जहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है ना वहाँ पे भी उग जाती है। तो ये राजस्थान वाला एरिया ना वहाँ पे भी उग जाती है कपास। 200 दिन तक पाला रहित जो आकाश है वो होना चाहिए कपास के लिए। और जो उपोषण और जो उष्ण कटिबंधीय जो स्थान होते हैं ना वहाँ पे ये उगाया जाता है। आगे है वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वाला जो स्थान होता है वहाँ पे ये अच्छे से उग सकता है। मिट्टी जो है, मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मिट्टी होती है ना वो काली मिट्टी मानी जाती है। कछारी और जो उत्तर प्रदेश, ये उत्तर भारत तथा जो दक्षिणी पठारी भाग है ना वहाँ पे पाई जाती है ये मिट्टी, और इसको हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टियों में पढ़ चुके हैं। क्या है
जो कपास होती है वो काली मिट्टी में या रेगर मिट्टी होती है उसमें सबसे अधिक पाई जाती है। 21 से 25 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर होता है ना वो इसके लिए आदर्श माना जाता है, लेकिन ये 40 डिग्री वाले टेम्परेचर में भी उग सकता है। 200 दिन का पाला रहित आकाश और साफ आकाश होना चाहिए, पाला रहित मौसम होना चाहिए, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है और यहाँ पे थोड़े थोड़े अंतराल पर वर्षा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें सिंचाई की जाती है। मिट्टी जो कछारी मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, जो रेगड़ मिट्टी है ना, इसको सबसे अच्छी मानते हैं कपास के लिए। काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी तो कहा जाता है ना। और इसके लिए धरातल कैसा अच्छा है, देखो कपास की मिट्टी के लिए जो अच्छा जल प्रवाह युक्त जो धरातल होता है ना वो चाहिए। खेतों में पानी भरा रहना फसल के लिए हानिकारक होता है। श्रम जो है इसमें जो मानव श्रम है वो सबसे अधिक लगता है। क्यों भाई? क्योंकि कपास का जो ये डोडियाँ होती हैं इसको निकालना और फिर बीज ये बिनोला तो फिर हम मशीन से अलग करवा लेंगे, लेकिन जो कपास चुनते हैं ना उसके लिए हमें मानव श्रम की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, देश की जो कपास है उसका उत्पादन कितना हो रहा है? 60% ये टोटल जो उपजा ये क्या है उत्पादन है ना 60% ये 4 राज्यों में हो रहा है। टोटल कपास पूरे इंडिया में हो रही है उसका 60% केवल 4 राज्य में हो रहा है। कौन से 4 राज्य हैं? पहला राज्य जो है कपास उत्पादन में ये है गुजरात। गुजरात में टोटल जो उत्पादन होता है भारत में उसका 34% होता है। और यहाँ पे जो 70% जो कपास है वो बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौद, साबरमती, पंचमहल और सुरेंद्रनगर में की जाती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 20% जो कपास उत्पादन है वो होता है पूरे देश का। दूसरे नंबर पे होता है, पहले नंबर पे गुजरात में, दूसरे नंबर पे जो कपास उत्पादन में वो राज्य है महाराष्ट्र। और यहाँ पे लंबे रेशे वाली कपास है वो अब उत्पादन उसका किया जाता है। और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है ना यहाँ सबसे कम है। कहाँ पे? ये है नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, ये नांदेड़, जलगांव, बुढ़ाना। ये जो है वैसे तो उत्पादक राज्य हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है ना वो कम किया जाता है। आगे है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे जो कपास उगाई जाती है वो आंध्र प्रदेश में पूरे देश की 13.92% उगाई जाती है। मुख्य जो यहाँ पे जो उत्पादक जो इसके जिले हैं वो हैं गंतूर, अवंतपुर, कर्नूल और कृष्णा। ये वाले जो उत्पादक हैं आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे होता है कपास की खेती। 4th नंबर पे है पंजाब। पंजाब में पिछले कुछ सालों से है ना कि जो उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे सिंचाई करके और कपास की जो है प्रति हेक्टेयर जो उपज है ना वो बढ़ाई जा रही है। और अधिकतम जो उत्पादन है उसमें अमेरिकन पंजाब कपास का की पैदावार की जाती है। फिरोजपुर, बठिंडा, लुधियाना, अमृतसर, संगरूर ये वाले जिले हैं, ये मुख्यतः कपास उत्पादक हैं। हरियाणा में भी सिंचाई करके और जो प्रति व्यक्ति जो हेक्टेयर उत्पादन है वो किया जाता है कपास का। और हरियाणा भी दूसरे स्थान पर आ गया है। हरियाणा भी दूसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ भी लंबे रेशे वाली जो कपास है उसका पैदावार किया जाता है। और जो हरियाणा में जो कपास उगाई जाती है ना उसका 80% ये सिर्फ 2 जिले हैं, हिसार और सिरसा। हिसार और सिरसा में सबसे अधिक 80% टोटल हरियाणा की कपास उपजाई जाती है। फिर है राजस्थान। राजस्थान में पूरे देश की 6.6% जो कपास है वो उगाई जाती है। अकेला हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ पे 30% उगाई जाती है। फिर जो बूंदी, अजमेर, ये पाली, कोटा, झालावाड़, ये श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, यहाँ पे भी ये कपास उगाई जाती है राजस्थान में। फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है वो 5% पूरे देश की लंबे रेशे वाली जो उच्च गुणवत्ता वाली जो कपास है वो उपजाता है। फिर इसके बाद है कर्नाटक के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे ये कपास उगाई जाती है और इनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे सिलहटी कहते हैं। 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे कर्नाटक में जो ये कपास उगाई जाती है उनको कहते हैं सिलहटी। ठीक है, आगे है इसके अंतर्गत बेलारी, शिमोगा, चिकनमंगूर, चित्तल, दुर्ग ये वाले जो एरिया है ये आते हैं। पहला भाग है सिलहटी जिसमें ये बेलारी, शिमोगा, चिकनमंगूर, चित्तल ये आते हैं जो कर्नाटक में है। दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा जो ये क्षेत्र है वो है दोड़हटी। कौन सा है दूसरा? दोड़हटी है। और यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है दोलहटी में। और जो सिलहटी है ना इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। फिर से देख लीजिए कर्नाटक का। कर्नाटक के 2 क्षेत्र प्रमुख हैं कपास उत्पादन में। पहला है काली मिट्टी वाला है सिलहटी, दूसरा है इसमें है लाल मिट्टी और इसका नाम है दोड़हटी। ठीक है, फिर आगे है और जो बच गए वो है मध्य प्रदेश में नर्मदा जो ताप्ती की घाटी है, मालवा का पठार है, यहाँ पे 80% उत्पादन किया जाता है। और है केरल में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, असम, बिहार में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिए,
ये एक और पॉइंट है कपास से रिलेटेड, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में क्या है कि भाई जो जेनेटिक जो मॉडिफाइड जो फसल होती है इसके अंतर्गत आती है जो कपास है, उसमें क्या करते हैं जो डोडा कीट होता है, यानी कि जो उसमें जो ये होता है जिसमें कपास होती है उसमें कीट लग जाता है जिसकी वजह से वो कीट खराब हो जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं बेसिलस थोरेजिएंसिस नामक ये उपलब्ध विष है एक, और ये क्या करते हैं इससे जो कपास है उसमें इसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है जिसकी वजह से जो कीड़े होते हैं ना वो मर जाते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं लग पाते हैं कपास के डोडे में। फिर इसकी वजह से जो कपास का उत्पादन है ना बहुत ही अच्छा होता है, और ये पंजाब में यूज किया गया था जिसकी वजह से जो प्रति हेक्टेयर जो कपास है वो बहुत ज़्यादा उत्पादित हुई थी। ठीक है, ये क्या है, बीटी कॉटन है जिसमें हमने जेनेटिक मॉडिफाइड फसल के अंतर्गत कपास पर लगने वाला जो डोडा कीट है ना उसको मारने के लिए एक विष उत्पादन बैक्टीरिया यानी कि बैसिलस थोरेजिएसिस था वो उसमें उपलब्ध करवाया गया था जिसकी वजह से वो कॉटन पे जो कीट था वो मर जाता था जो कॉटन को हार्म पहुंचाता था। आगे है 4th नंबर की जो हमारी फसल है वो है गन्ना। गन्ना जो है उसको भी कहाँ पे इसकी जन्मस्थली मानी जाती है, भारत। क्या मानी जाती है, भारत गन्ने की जन्मस्थली मानी जाती है। और जो पूर्वी भारत है ना वहाँ पे गन्ने की खेती जो है वो वैदिक साहित्य में भी उसके साक्ष्य मिले हैं, जो पूर्वी भारत में जो गन्ना उपजाया जाता था उसके। आगे देखिए, भारत में जो मुख्यतः गन्ना उपजाया जाता है वो व्यापारिक दृष्टि से उगाया जाता है, और जो टोटल विश्व का क्षेत्र है ना उसका 35% भाग जो है वो भारत में ही उगाया जाता है, यानी कि टोटल जो गन्ना उगाया जाता है विश्व में उसका 35% उगाया जाता है इंडिया में। और क्या है, गन्ना उत्पादन में भारत जो है प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहता है हमेशा ही, या तो प्रथम पे या फिर द्वितीय में। ब्राज़ील और क्यूबा है वो भी भारत के लगभग ही जो गन्ना है वो उगाता है। ठीक है, आगे है 1850 तक जो कुल शक्कर का उत्पादन था 86 था वो। ठीक है, लेकिन अब चुकंदर से भी जो शक्कर है वो प्रतिस्पर्धा करने लगी और 55% तक जो है यहाँ पे ये हो गया है अब फिलहाल। पहले कितना था, 86 था, लेकिन अब कितना हो गया है, 55 है। क्या था 86, जो गन्ने से हम बनाते थे ना, गन्ना था जो उससे हम जो शक्कर बनाते थे वो 86 बनाते थे, 86%। और अब क्या है, अब चुकंदर जो है उससे ज़्यादा बनाने लग गए हैं, तो अब इसका परसेंटेज डाउन आ गया। गन्ने से जो शक्कर बनाते थे कितना आ गया है, अब आ गया है 55 से 60% तक जो गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। आगे देखिए, जो गन्ना है उसके लिए जो भौगोलिक दशाएं चाहिए वो कौन सी चाहिए। देखो, गन्ना है ना ये एक अयनवर्तीय पौधा है और इसकी खेती 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच की जाती है। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए, 20 से 30 डिग्री जो टेम्परेचर है वो चाहिए। जो पाला पड़ता है वो हानिकारक होता है इसके लिए, और निरंतर अगर समान तापमान रहता है तो गन्ने का जो मिठास होता है वो बढ़ जाता है। वार्षिक जो वर्षा वो कितनी वर्षा चाहिए इसको, वर्षा चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए गन्ने को। सूखा या कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सिंचाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है मिट्टी कैसी चाहिए, गन्ना उत्पादन हेतु नाइट्रोजन एवं जीवांश युक्त जो मिट्टी है वो आवश्यक होती है, और दोमट मिट्टी और गहरी चिकनी और जो लावा युक्त मिट्टी होती है वो भी इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। जो खाद यूज की जाती है इसके लिए, ये गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद या फिर जैविक और रासायनिक जो होती हैं ये वाली जो खादें यहाँ पे यूज की जाती हैं। भारत में जो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वो उत्तरी भारत है, लेकिन आजकल क्या है दक्षिण भारत में भी इसका विस्तार हो गया है। क्या क्या पढ़ा है हमने गन्ने की भौगोलिक दशाओं में। देखो, भौगोलिक दशाएं क्या है इसकी, जो 8 डिग्री से लेके और 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच ये बोया जाता है। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। अगर निरंतर टेम्परेचर एक जैसा रहेगा तो गन्ने का जो मिठास है वो बढ़ेगा। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और जो नाइट्रोजन युक्त और जो जीवांश युक्त जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी जो दोमट गहरी चिकनी मिट्टी होती है या फिर लावा युक्त जो मिट्टी होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और जो रासायनिक जैविक पदार्थ होते हैं वो डाले जाते हैं, उससे जो ये गन्ना है ये अच्छा उपज जाता है। आगे है फ्रेंड्स, जो भारत में जो गन्ने का उत्पादन होता है वो उससे जो 40% गुड़ और 50% तक चीनी बनाई जाती है। क्या, 40% तक तो गुड़ बनाया जाता है और 50% तक बनाई जाती है चीनी। और देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सब मिलके और 73% गन्ना उपजाते हैं। कौन से स्टेट्स हैं, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 जो स्टेट है ना ये 73% गन्ना उपजाते हैं। कितना, 73%। देखिए अब
सबसे पहला देखो आप यूपी 2013-14 के अनुसार जो यूपी में जो गन्ना उपजाया गया था ना, वो टोटल कितना था 38.56% जो गन्ना था इतना उपजाया गया था और पहले नंबर पे था गन्ना उत्पादक में। ठीक है, यहाँ दो प्रमुख क्षेत्र हैं ये गन्ना ये उपजाने के। पहला है तराई क्षेत्र, फिर दूसरा है दोआब का क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र जो है ये यहाँ पे सबसे अधिक गन्ना उपजाया जाता है। और यहाँ पे जो गुड़ बनाया जाता है ना, वो मेरठ का गन्ना सबसे उत्तम माना जाता है गुड़ बनाने के लिए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरे नंबर का जो बड़ा उत्पादक राज्य है गन्ने का, और 2013-14 में यहाँ पे जो उत्पादन हुआ था 818.60 लाख टन गन्ना उत्पादित हुआ था, जो कि पूरे देश का कितना था 22.89% था। यहाँ पे जो गोदावरी की जो घाटी है ना, वहाँ पे सबसे अधिक गन्ना उपजाया जाता है और अधिकांश गन्ने से महाराष्ट्र में शक्कर बनाई जाती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तीसरे नंबर पे गन्ना अधिक उपजाया जाता है 113.41 टन जो है गन्ना का उत्पादन किया जाता है, जो कि टोटल भारत का है 10.68%। आगे देखिए, नेक्स्ट है कर्नाटक। यहाँ पे क्या है, जो नदी घाटियाँ हैं ना, वहाँ पे ये गन्ना उपजाया जाता है और यहाँ पे टोटल देश का 12% तक जो गन्ना है वो उपजाया जाता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी जो नदियाँ हैं वहाँ पे जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें गन्ना उत्पादन किया जाता है 4.67 जो प्रतिशत है वो यहाँ पे टोटल उपजाया जाता है पूरे देश का। फिर है गुजरात में 3.17% और पंजाब में भारत का 2.21%, हरियाणा में 2.4% गन्ना उपजाया जाता है। राजस्थान के बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में ये गन्ना उपजाया जाता है। और अन्य जो बच गए उनमें क्या है, बिहार के उत्पादक क्षेत्र में तराई, चंपारण, ये गया, दरभंगा, सहारन, ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ। उड़ीसा में पुरी, कटक, अम्बलपुर, मध्य प्रदेश और मुरैना यहाँ पे जो है, और जो अन्य उत्पादक क्षेत्र बच गए गन्ने के वो हैं ये। अब है गन्ना उत्पादन में जो समस्याएं आती हैं वो कौन सी वो देखिए। पहला है गन्ने के उत्पादन के लिए जो आदर्श जो दशाएं हैं भारत के दक्षिण में सागर तटीय क्षेत्रों में मिलती है, किंतु अब इसका जो उत्पादन है वो उत्तर भारत में अधिक होता है, जहाँ शुष्क और लंबी ऋतु है। गन्ने का जो रस होता है वो कम मिलता है फिर उसमें। ठीक है, जो शुष्क और जो लंबी ऋतु होगी ना, उसमें जो गन्ने में रस होगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन आदर्श जो दशाएं हैं वो सागर तटीय भाग है ना, जो दक्षिणी भाग वहाँ पे हैं। नेक्स्ट देखिए, जो उन्नत टेक्निक है वो अच्छे से उपयोग नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है किसानों को समय पर फसल मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता है। मौसम की मार है और जो गन्ने की फसल है उसका उचित मूल्य निर्धारण नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये पूरे एक साल में होने वाली फसल है। आगे देखिए, चाय की जो खेती होती है ना, वो एक रोपण कृषि होती है। चाय रोपण कृषि है ये एक। और जो चाय है ये कहाँ पे ये उत्पादन किया जाता है इसका, ये है पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, उनमें इनका सबसे अधिक ये उत्पादन किया जाता है। भारत में पहली बार जो व्यावसायिक स्तर पर जो ये चाय उपजाई गई थी, ये 1830 से 40 के दशक में अंग्रेजों द्वारा उपजाई गई थी उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी हैं वहाँ पे। और चाय के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो आज भारत के क्षेत्रफल पर जो उत्पादन हो रहा है ना, वो सबसे पहले नंबर पे है। क्यों? क्योंकि जो भारत है वो चाय के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां हैं भारत में, इसीलिए भारत पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे चाय उपजाता है। ठीक है, और इसके बाद जो श्रीलंका है उसका नंबर आता है। पहले नंबर पे भारत और दूसरे नंबर पे श्रीलंका है। ठीक है, 2014-15 में चाय का जो निर्यात हुआ था वो टोटल कितना हुआ था हमारे देश से, 4171 करोड़ रुपए का हुआ था। आगे देखिए, श्रम कितना लगता है इसको उपजाने के लिए, है ना, सबसे अधिक मानव श्रम लगता है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो महिलाएं होती हैं ना वो कोमल पत्तियों को चुनती हैं। यहाँ पे जो निराई गुड़ाई का काम है वो भी लगभग महिलाएं ही करती हैं। आगे देखिए, वितरण और उत्पादन देखिए। चाय की जो खेती है वो भारत में 16 राज्यों में की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये वाले जो देश हैं यहाँ पे टोटल 95% तक होती है। कौन से ये स्टेट हैं, सॉरी देश बोला मैंने, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इनमें टोटल जो चाय उत्पादित होती है हमारे देश की उसका टोटल 95% तक उत्पादन होता है। 2014-15 में हुआ था, वो कितना उत्पादन हुआ था यहाँ पे, 2170 किलोग्राम। सबसे कम हिमाचल प्रदेश और सबसे अधिक तमिलनाडु रहा था इसमें। और जिले की दृष्टि से केरल के त्रिचूर जिला जो है ना उसमें 3145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो चाय है उसका उत्पादन हुआ था। और ये पहले नंबर पे रहा था। कौन? केरल का त्रिचूर जिला, केरल का
त्रिचूर जिला था, उसमें 2014-15 में 3145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन किया गया था। आगे देखिए, यहाँ पे ये असम है। फिर असम सभी आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं यहाँ पे, और जो देश का टोटल 52% जो चाय का उत्पादन होता है वो यहीं पे ही होता है। आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है ये सबसे पहले नंबर पे हो गया है असम, जहाँ पे 52% उपजाई जाती है। दूसरे नंबर पे हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, और यहाँ पे टोटल 22.36% जो है पूरे देश की जो चाय है वो उपजाई जाती है। तीसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 12% उपजाई जाती है चाय। और फोर्थ नंबर पे आता है केरल, जिसमें 8.5% जो चाय है उसका उत्पादन किया जाता है। अन्य उत्पादक आ गए हैं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी जो राज्य हैं इनमें केवल 1% ही उत्पादन होता है। क्यों भाई? देखो, हमने क्या पढ़ा है अब तक, सबसे ज़्यादा होता है असम में, कितना होता है? 52% होता है। फिर पश्चिम बंगाल में होता है 22%, तमिलनाडु में होता है 12% और केरल में होता है 8.5%। तो फिर जो बच गया वो 1% तो यहीं पे होता है, जो ये सारे ज़िले हैं, ठीक है, सॉरी सारे स्टेट्स हैं। आगे देखिए ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होती है वो देखो। ट्रक फार्मिंग से पहले हमने ये आवश्यक दशाएं नहीं पढ़ी भाई चाय की, वो पढ़ते हैं। देखो, ये जो चाय की खेती है ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छी होती है, और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर सबसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे शुष्क हवा होती है, तो ये अच्छे से ये पेड़ पौधे इनकी ग्रोथ हो जाती है। वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, और वर्ष में बार बार वर्षा की जो बौछारें होती हैं वो इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। और प्रातःकालीन जो धूप होती है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है चाय के पौधों के लिए। मिट्टी कैसी? चाय के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो गहरी और गंधक युक्त होनी चाहिए, और वनों को साफ करके तैयार की गई जो भूमि होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है चाय के लिए। धरातल कैसा होना चाहिए? सुपरवाइज धरातल होना चाहिए, और जो पौधे की जो जड़ें हैं उसमें पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। अगर पानी एकत्रित हो गया तो ये जो झाड़ियों जैसे होते हैं ये पौधे, ये फिर खराब हो जाएंगे। अब आगे देखिए ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है? ये उद्यान कृषि का एक प्रकार होता है। इसमें महानगरों की जो जनसंख्या होती है ना, उस तक जो फल और सब्जियों की आपूर्ति की जाती है। कैसे की जाती है भाई? हम एक स्थान से लेके और दूसरे स्थान पे जो ट्रक के द्वारा हम जो सब्जियां पहुंचाते हैं, तो यही तो है ट्रक फार्मिंग। इसमें क्या होता है? ट्रकों में ना जो शीतलन होता है वो किया जाता है, प्रशीतलन का काम किया जाता है। जैसे AC वगैरह होता है वो फिट किया जाता है, ताकि जो फल सब्जियां होती हैं वो नगरों से महानगरों तक और गांव से नगरों तक पहुंचाने में ये खराब ना हो पाए, ठीक है। ट्रक फार्मिंग की जो कृषि है वो सबसे पहले USA में शुरू की गई थी। कहाँ पे शुरू की गई थी? USA में, कैलिफोर्निया में शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रक फार्मिंग सबसे पहले USA कैलिफोर्निया से स्टार्ट की गई थी। उसके बाद जो पश्चिमी यूरोप में जो ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मन और डेनमार्क है ना, यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई थी। भारतीय जो महानगर हैं और जो औद्योगिक केंद्र है वहाँ पे फल सब्जियों की जो आपूर्ति की जाती है वो रेलगाड़ियों, ट्रकों और जो अन्य छोटे साधन होते हैं उनके द्वारा की जाती है। आगे देखिए, देश में जो फूलों की और फलों की जो सब्जी होती, फलों की और जो सब्जियों का उत्पादन होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है हमारे देश में। इसके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं ना वो हमारे देश में उपलब्ध हैं, इसीलिए सबसे अधिक फल, फूल और जो सब्जियां हैं वो उपजाई जाती हैं। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग की जो विशेषताएं हैं वो देखो। खेतों के छोटे आकार, गहन कृषि और वर्ष में 3 से 4 जो सब्जियां हैं वो उनकी फसल उपजाई जाती है। श्रम शक्ति अधिक होती है। खेतों का जो प्रबंधन होता है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, ताकि वर्ष में अधिक से अधिक सब्जियां उपजा सकें। और ऐसे ही जो फूलों की और इनकी होती है, फलों की, वो भी ऐसे ही होती है। उर्वरकता बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक खाद डाले जाते हैं, उर्वरक डाले जाते हैं। पूंजी की अधिकता होती है। प्रति शीतलन युक्त ट्रकों की आवश्यकता होती है। मैंने बताया ना कि जो AC लगे हुए जो ट्रक होते हैं, ताकि जो फल सब्जियां वो खराब ना हो पाए। और क्या है, भारत विश्व में दूसरे स्थान पर फल सब्जियों का उत्पादन करता है, ठीक है। और जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें बागबानी का 30% योगदान है। फिर आगे है जो टोटल बोया गया क्षेत्र है उसमें 17% बाग पर बोई जाती हैं फल सब्जियां। 2004-05 से 2014-15 के बीच में जो टोटल जो उत्पादन हुआ था उसमें 34% तक वृद्धि हुई है। यानी कि जो 4-5 में जो हुआ था उससे 34% बढ़ गया है 2014-15 में फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, अब है ये फलों की जो कृषि होती है उसके आधार पर भारत को निम्न प्रदेशों में बांटा गया है। कौन से प्रदेश हैं? पहला है हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ पे श्रीनगर में
कुल्लू, कांगड़ा, कुमाऊं की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे होती है जो फलों की खेती होती है। कौन से फल होते हैं? सेब, अंगूर, नाशपाती, लीची, अंजीर, आलू बुखारा, बादाम, अखरोट, बेर, खुमानी, स्ट्रॉबेरी। फिर दूसरा है पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश। इनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये राज्य आते हैं। केला, आम, अमरूद, नाशपाती, लीची, अनानास, चीकू, पपीता और सीताफल की जो खेती होती है वो यहाँ पे की जाती है। तीसरा है शुष्क प्रदेश हैं जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश। यहाँ पे कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आते हैं। और जो फल हैं वो हैं आम, जामुन, मौसमी, माल्टा, केला, नींबू, अनार, खजूर, अंगूर, बेर, पपीता। ये वाले जो फल हैं वो शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में ये फल बोए जाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी प्रदेशों में कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे कौन से फल होते हैं? आम, संतरा, केला, अमरूद, अनानास, अंगूर, नारियल, अनार, काजू और पपीता। फिफ्थ है तटीय प्रदेश। तटीय जो प्रदेश हैं उनमें आते हैं जो प्रायद्वीपीय भाग और जो तटीय भाग हैं वो वाले। नारियल, केला, आम, पपीता, संतरा ये मुख्य फल हैं यहाँ के। नेक्स्ट की जाती है सब्जियों की कृषि। उसमें सब्जियां कौन सी हैं? सारी ही सब्जियां आ गई, जैसे भिंडी, कद्दू, तुरई, मूली, गाजर, लौकी, गोभी, टमाटर, मटर, पालक, मेथी, ये सारे के सारे ये वाली आप देख लेना। बैंगन, करेले, फलियां, आलू, प्याज, लहसुन, पुदीना, पत्ता गोभी, ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये सब्जियां ये इसमें आ गई हैं सब्जी की फसलों में। इसकी विशेषताएं कौन सी हैं? इसमें उर्वरकों का अधिक प्रयोग होता है, दक्ष श्रम की आवश्यकता होती है, सबसे सघन कृषि की जाती है, सिंचाई की अधिक आवश्यकता रहती है और कीटों से बचाव के लिए रासायनिक पाउडर और जो दवाएं हैं वो अधिक इसमें यूज की जाती हैं। पैकिंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अधिक लाभ होता है इसमें। और जो तीव्र परिवहन साधन है उनकी आवश्यकता होती है। जो ये फल और सब्जियां जो उपजाता है ये भारत, ये विश्व में टोटल दूसरे नंबर पे हमारे भारत का स्थान है। वीडियो तो बड़ी हो रही है लेकिन ये 10-11 पॉइंट है ये और देख लीजिए। कृषि भारत का जो प्राचीन व्यवसाय है उसकी अर्थव्यवस्था का स्थान है और 54.6% जो जनसंख्या है ना वो प्रत्यक्ष तौर पर जो है कृषि कार्यों में हमारी भारत की लगी हुई है। कितनी? 54.6% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी है। भारत की जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहते हैं। और जो भारत की कृषि की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता है वो है अधिक है। फिर है अगला, उत्पादन जो है कृषि का वो कम होने के कारण कौन से हैं? वो हैं फ्रेंड्स जो भाग्यवादी दृष्टिकोण है। हाँ, ये हम पढ़ के आए हैं, जैसे जो पुरानी टेक्निक्स से हम काम कर रहे हैं, जो अच्छे से हम खाद बीज यूज़ नहीं करते उसका है। फिर है भारतीय कृषि के जो प्रकार हैं वो हैं निर्वहन, व्यापारिक कृषि, आर्द्र शुष्क कृषि, गहन और विस्तृत कृषि, उद्यान कृषि, जैविक कृषि। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कृषि जो है उसमें जो उपयोग के आधार पर जो खाद्यान्न और जो पेय पदार्थ हैं व्यावसायिक नगरों में रेशेदार फसलों में इसको हमने बांटा है। किस किस में बांटा है भारतीय कृषि को? खाद्यान्न, पेय पदार्थ और जो व्यावसायिक नगर हैं और जो रेशेदार फसलें हैं इनमें बांटा है। जैविक कृषि जो है इसमें क्या किया जाता है? आरंभ से ही हम किस पर करते हैं, जैसे जो खाद बीज होते हैं ये जो नेचुरल चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जैसे केचुए की खाद डाल दी हमने, गोबर से खाद बना के डाल दी, ये है। गेहूं के बारे में क्या बता रखा है कि दूसरा प्रमुख जो खाद्यान्न है भारत में वो कौन सा है? गेहूं है और 11% से 7% तक ये उगाया जाता है। नहीं, 11.7% तो गेहूं है ये उगाया जाता है। और हरित क्रांति के कारण इसमें जो पैदावार है वो बढ़ गई है और 2014-15 में जो गेहूं उपजाया गया था वो 2872 किलोग्राम उपजाया गया था। सबसे अधिक ये उपजाया जाता है यूपी में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। फिर है चावल है ये विश्व का जो टोटल चावल उपजाया जाता है उसका 19% जो है ये यहाँ पे उपजाया जाता है। और पूरे देश में कितना है? 97% जो भाग है वो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे उगाया जाता है। नेक्स्ट है कपास जो है वो उसका जन्म स्थान भारत ही माना जाता है। गन्ने का भी जन्म स्थान भारत माना जाता है। और जो कपास है ना उसके उत्पादन में गुजरात जो है वो सबसे अधिक पहले नंबर पे आता है। फिर है गन्ना जो है उसमें क्या है फ्रेंड्स? ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है वो जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में होता है। और क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से जो पहले नंबर पे है वो कौन है? यूपी है। कैसे है? देखो, सबसे अधिक कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि सब मतलब जो यूपी है ना उसमें
सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी उगाई जाती है, वो गन्ना उगाया जाता है, ये कह रहा है। वैसे तो सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, सबसे कम कहाँ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गन्ना उपजाया जा रहा है उसमें सबसे पहले नंबर पे है यूपी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कृषि का टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।